हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और जेबी गुप्ता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन कल मैंने 12 तक करवा दिए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज टिपिकली ऑफ ऑर्डर ऑफ। किस ऑर्डर में होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी मेटल के लिए? तो मेटल के लिए होती है 10⁻⁷ ओम⁻⁻⁻1 मीटर -1, या आप कह सकते हो पर ओम मीटर कंडक्टिविटी, क्योंकि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, पर ओम मीटर। रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीज इफ। किसी भी वायर का, कॉपर वायर का क्या, किसी भी वायर का जो कंडक्टर है अपने आप में, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस? जब टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम्स लेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगी। और करंट कम होने का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना। तो ये दोनों ऑप्शन, इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, एंड या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। फ्री इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होना। लेकिन अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात होती, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, प्योर मेटल जनरली हैव। प्योर मेटल्स में क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। बिल्कुल रॉन्ग, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता, हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है कि कंडक्टिविटी भी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हाई रहता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.0008 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 8 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी रेजिस्टेंस का क्या है, 0.0008 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। अल्फा इज 0.0008 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड R0 हमें गिवन है 8 ओम। कितने टेम्परेचर में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो एक फॉर्मूला है इसके लिए, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये रिलेशन है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर जो उस टाइम पे रहा हो, R0 is resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड RT is resistance at T डिग्री सेंटीग्रेड। तो RT यहाँ पे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे RT दैट इज R100 आपको फाइंड आउट करना है। तो R0 की वैल्यू देखिए क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना रेजिस्टेंस है, 8 है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.008 मल्टीप्लाई बाई टी। टी यहाँ पे टी कितना गिवन है, टी फॉर टेम्परेचर कितने पे फाइंड आउट करना है, 100 पे। तो ये हो गया आपका 100। तो यहां से आ गया 8, 1 प्लस यहां से कितना मिल जाएगा हमें, पॉइंट आप 00800 ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये मिल गया इस तरीके से 8 1.08 8 8 64। ठीक है, तो 8.64 क्या मिल गया हमें, R100। इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस की वैल्यू 8.64 ओम है। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा वाला सही है, 8.64 वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और इसमें सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आर टी कौन सा वाला रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और आर नॉट कौन सा वाला, आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और सारी वैल्यूज आप पुट करके यहाँ से R100 निकाल लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस इज। हुआ क्या कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ थी, लेकिन अब लेंथ नेक्स्ट टाइम कितनी हो गई है, n टाइम्स हो गई है। n टाइम्स लेंथ होने की वजह से उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक सीधे सीधे एक रिलेशन है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आप सभी को पता होगा। सपोज पहले इसका रेजिस्टेंस R1 था, ठीक है, तो अब रो एल अपॉन ए। अब नेक्स्ट टाइम R2, तो रो एल की जगह पे कितना हो गया, n टाइम्स n एल अपॉन ए। पहले लेंथ इस वायर की L थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, n टाइम्स हो गई, n टाइम्स उसे खींच दिया गया है, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे एरिया की कोई बात नहीं करी है, एरिया में मतलब आप समझ सकते हो कि एरिया में अगर कुछ भी इसने चेंज के बारे में नहीं बताया तो आप ए ही रखोगे। तो R1 अपॉन R2 दैट इज L अपॉन n। तो सीधे से ये खैर मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसे अपॉन में करोगे। तो R2 इक्वल टू n R1, ठीक है। ये मैंने आपको लॉन्ग थोड़ा करके बता दिया, लेकिन आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि अगर लेंथ को 2 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। 3 टाइम्स लेंथ कर दे अगर वायर की तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है। तो 17 का आंसर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसने सिर्फ क्या बोला था कि लेंथ n टाइम्स हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ओम्स लॉ देखिए, एक तो है ओम्स लॉ अपने आप में होता क्या है, आप सभी को पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, वेर V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। या सीधे सीधे कहें कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन फील्ड थ्योरी में सेम इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो J इक्वल टू सिग्मा E, वेर J इज, ये आपको याद करना पड़ेगा फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे J क्या है, फील्ड डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से सीधे सीधे इसका आंसर निकलता है J इक्वल टू सिग्मा E। ये जो फॉर्मूला है ये भी किसको डिफाइन करता है, ओम्स लॉ को ही एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कह रहे हैं, हम रो को कह रहे हैं, रो, ठीक है। रो इक्वल टू RA अपॉन L। अब आपको फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है, अच्छा रो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, रो ए के प्रोपोर्शनल है, रो एल के रेसिप्रोकल होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये फॉर्मूला तो है रो इक्वल टू RA अपॉन एल, लेकिन यहाँ पे रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रो मतलब जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए, ये कांस्टेंट होता है। सिर्फ ये और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल क्या है, मेटल का मटेरियल क्या है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि कंपोजिशन क्या है कंडक्टिंग मटेरियल का। तो कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अच्छा रो इक्वल टू RA अपॉन L, तो R के प्रोपोर्शनल होगा, A के प्रोपोर्शनल होगा, L का रेसिप्रोकल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटीरियल पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल पोजेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब सबसे कम
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसकी कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टेंस हाई होगा, है ना। कंडक्टेंस किसका हाई होता है? देखते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, इन सब में कंडक्टेंस सबसे ज्यादा हाई है सिल्वर का। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो सबसे कम होगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल लेंथ 10 किलोमीटर is 1 mega ohm. For the length of 100 kilometer of same cable, the insulation resistance will be. यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 ओम, 1 मेगा ओम। एक रिलेशन आप याद कर लीजिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ वायर के। लेंथ ऑफ वायर के ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा अगर लेंथ ऑफ वायर कम हो जाए, या लेंथ ऑफ वायर अगर ज्यादा हो जाए तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, अब ये रिलेशन अगर आपने याद कर लिया तो ये वाला देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आप कर सकते हो। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, 10 किलोमीटर है तो आप सीधे एक रिलेशन इसमें लिख सकते हो। क्या? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? L2 अपॉन L1। R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L1 मत लिखना। क्यों? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये रिवर्स में आएगा ये वाला रिलेशन। तो R1 हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मैं डिक्टेट कर देती हूँ 1 मेगा ओम, और R2 आपको फाइंड आउट करना है। एंड आपको जो लेंथ है कितनी गिवन है? जब R1 रेजिस्टेंस से लेंथ यहाँ पे गिवन है 10 किलोमीटर, और जब R2 रेजिस्टेंस से आपको लेंथ गिवन है 100 किलोमीटर। आपको यही फाइंड करना है कि 100 किलोमीटर के केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा, जब 10 किलोमीटर के केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हो R2 इक्वल टू 0.1 मेगा ओम। 0.1 मेगा ओम क्या आएगा? R2 की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। R2 इज 0.1 मेगा ओम, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। तो आपको समझ में आया कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उसमें लेंथ के साथ इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 डिक्टेट में कर रही हूँ। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज। हॉट रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? हॉट रेजिस्टेंस मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, और कोल्ड रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये जब टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। सीधी सी बात है, इसमें लिखा है ना हॉट रेजिस्टेंस इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? जब टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट, अब ये किसके केस में होता है? टेम्परेचर हाई तो रेजिस्टेंस हाई। सीधे आपको पता होना चाहिए मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर हाई तो रेजिस्टेंस हाई। और इसके केस में, और ऐसा कब होता है? जब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जितने भी मेटल या कंडक्टर होते हैं उन सब में क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये वही कंडीशन पूछ रहा है कि इस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होता? जब यहाँ पे लिखा होता हॉट रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज लेस देन कोल्ड रेजिस्टेंस, तो उस केस में आप क्या कहते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 23, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज। किसी भी इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इंसुलेटर के केस में क्या होगा? नेगेटिव एंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फॉर रेजिस्टेंस इज
80 ohm, 50 ohm, 25 ohm and R are connected in parallel. Current through 25 ohm resistance is 4 ampere. Total current of the supply is 10 ampere. The value of R will be. देखिए इसमें डायरेक्टली क्या करना है, इसमें आपको बोला है कि चार रेजिस्टेंस है 80, 50, 25 एंड R, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। और 25 ओम 25 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट है 4 एम्पियर। तो फाइनली आपको फाइंड करना है कि टोटल करंट ऑफ सप्लाई, इसमें टोटल करंट ऑफ सप्लाई गिवन है 10 एम्पियर, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ R। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं इसके लिए डायग्राम बना देती हूँ सीधे सीधे। रेजिस्टेंस 80 ओम, 50 ओम और कौन कितना 25 ओम और R, ये चारों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी मैं ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, यहां से जो टोटल करंट आ रही है दैट इज 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर करंट आ रही है और आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज और दे रखी है कि 25 ओम वाले रजिस्टर में कितनी करंट है 4 एम्पियर करंट है, ठीक है। अगर 25 ओम वाले रजिस्टर में कितनी करंट है 4 एम्पियर करंट है, तो या आप इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो, आप इसके अक्रॉस इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा V इक्वल टू IR 25 इंटू 4 दैट इज 100 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे 100 वोल्ट है। अब यहाँ 100 वोल्ट है और सारे जितने भी चार रेजिस्टेंसेस हैं ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो सब में कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा, इन सब में 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में की अगर बात की जाए तो इसमें कितना करंट होगा, यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट है क्योंकि सारे पैरेलल में, तो यहाँ पे आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इक्वल टू 100/80 V अपॉन R, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5/4, तो 5/4 यहाँ पे लगभग क्या आ जाएगी करंट आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5/4 एम्पियर। तो ये 5/4 मैं इस वाले के लिए बता रही हूँ, इसमें करंट फ्लो करेगी। ऐसी अगले में I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/50, 100/50 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। ऐसी नेक्स्ट में हमें गिवन है कि 4 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब टोटल करंट आ रही है I कितनी 10 एम्पियर और 5/4 यहाँ है, 5/4 यहाँ है, 2 एम्पियर यहाँ है और 4 एम्पियर यहाँ है। तो यहाँ कितनी जाएगी R वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू KCL ही तो है, 10 ओम तो इनकमिंग है और बाकियों में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना अलग अलग उसमें, तो सीधे आप क्या करोगे 10 एम्पियर इक्वल टू 5/4 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस यहाँ पे करंट आप लिख सकते हो I, तो 10 इक्वल टू यहां से आप डिवाइड करोगे 4 1 जा, तो यहां से आएगा 1.25 आएगा प्लस 6 प्लस I, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 -6 -1.25, तो I इक्वल टू यहाँ पे आपको करंट मिलेगी फाइनली कितनी 2.75 एम्पियर आपको करंट मिलेगी। अब ये 2.75 एम्पियर करंट मिल गई तो आप सीधे क्या निकाल सकते हो R निकाल सकते हो। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए मुझे करंट पता चल गई है 2.75 एम्पियर, मुझे वोल्टेज पता है कितनी है 100 वोल्ट, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो R इक्वल टू 100/2.75, ठीक है। R इक्वल टू 100/2.75। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आएगा 36.36 ओम, 36.36 ओम। इस पूरे को आप सॉल्व करके ये आंसर निकालोगे। तो हमें फाइनली पता चल गया कि R वाले रेजिस्टेंस में कितना
आर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 36.36। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, 36.36 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 है, 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई। 3 क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस है और डीसी सप्लाई के अक्रॉस जुड़े हुए हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ब्रांच करंट I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर इन रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू 2 रेशियो 4 रेशियो 6। तो आपको तीनों रेजिस्टेंसेज में रेशियो गिवन है 2 रेशियो 4 रेशियो 6 और आपको बताना है कि करंट क्या होगा, इनके अक्रॉस करंट क्या होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको ये समझा, वैसे तो ये काफी शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए 3 रेजिस्टेंस है, सर्किट आगे को मैं पूरा नहीं बना रही हूं, और तीनों रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, इनमें सपोज करंट फ्लो हो रही है I1 I2 एंड I3। आपको क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू 2 रेशियो 4 रेशियो 6। इनमें जो रेशियो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल, ठीक है, 2 रेशियो 4 रेशियो 6 का हमें क्या गिवन है, इन तीनों में रेशियो गिवन है। करंट का रेशियो बताना है। करंट देखिए क्या होगा, सब में वोल्टेज तो सेम होगा क्योंकि ये सारे क्या है, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लेट द रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, आप एक वेरिएबल x ले लो, तो R1 की वैल्यू क्या हो गई 2x, R2 की वैल्यू क्या हो गई 4x, R3 की वैल्यू क्या हो गई 6x। यही करते हैं हम रेशियो वाले क्वेश्चन में, ठीक है, x के टर्म में इसको आप ले सकते हो, इतना ओम हो जाएगा। अब वोल्टेज सब में सेम है, तो करंट I1 कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन 2x, I2 इक्वल टू V क्यों ले रही हूं मैं सब में, क्योंकि सब में क्या होगी, वोल्टेज सेम होगी। तो I3 इक्वल टू ऐसे ही V अपॉन 6x, ठीक है। अब तीनों में आप रेशियो निकाल लो, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 आएगा, V और X कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इतना सही है। इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए आप कौन से नंबर से पहले आप डिवाइड कर दो, पहले आप या तो इसको डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है, क्योंकि 2 4 6 सब किससे डिवाइड होता है 12 से। तो सीधे आप कर लोगे, 6 आएगा यहाँ पे, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया था, 12 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आया 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो ये क्या होगा, करंट में रेशियो होगा अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 6 है। देखते ही वाला आंसर कौन सा है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है, इसको मैं टिक कर देती हूं। अब क्वेश्चन नंबर 26, सेम क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि 3 पैरेलल ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी, इस तरीके से कनेक्टेड है। और जैसे वहां पे अज्यूम करना पड़ा था 2x 4x 6x, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वेरिएबल की फॉर्म में 2r 4r 6r। बताना है करंट में रेशियो, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे 6 रेशियो 3 रेशियो 2। और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, all the resistances in figure shown below are 1 ohm each। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ करंट I is, इसमें आपको बतानी है करंट की वैल्यू, और सारे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबकी वैल्यू क्या है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। आपको करंट की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे वोल्टेज देखिए बैटरी कनेक्टेड है, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 वोल्ट लिखा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सीधी सी बात है, यहाँ पे इन दोनों में देखिए
1 ओम और 1 ओम आपस में किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, क्योंकि एक सिरा इनका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक वाला पॉइंट यहाँ जुड़ा है, तो ये दोनों पैरेलल है। 1 ओम और 1 ओम अगर पैरेलल में है, इट मेक्स 0.5 ओम। क्या करेंगे? हाफ हो जाएगा ना। अगर दो सेम रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सपोज 2 ओम और 2 ओम जुड़े होते, तो आप सीधे सीधे इनका आंसर क्या निकालते? 2/2। ऐसे 1 और 1 ओम आपस में पैरेलल में जुड़े तो 1/2 दैट इज 0.5 ओम। ये मिल गया। ऐसे ही अगले में भी यहां से क्या मिलेगा? यहां से भी आपको क्या मिलेगा? 0.5 ओम। अगले में भी क्या मिलेगा? 0.5 ओम। नेक्स्ट में भी 0.5 ओम। इतना क्लियर है? इसके बाद ये 1 ओम और 0.5 ओम आपस में किस में कनेक्ट होंगे? जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये किस में कनेक्ट हो जाएंगे? सीरीज में। ये पूरा सॉल्व होके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये इसमें सीरीज में आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 1 + 0.5 दैट इज 1.5। यहां से भी आपको क्या मिलेगा? 1.5। इस वाली ब्रांच में भी 1.5 और नेक्स्ट वाली में भी 1.5, राइट। अब अगेन क्या हो रहा है? 1.5 और 1.5 जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये आपस में किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में अगर आ गए तो 1.5 का हाफ कितना हुआ? 0.75। 0.75 और 1 कितना हो गया? 1.75। और यहाँ पे भी 0.75 है, आएगा आंसर। अब 0.75 फिर से 1 वाले ओम 1 ओम के साथ सीरीज में, तो 1.75, राइट। 1.75 और 1.75 अगेन अब किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। अब आप इसको रफ में एक बार फिर से आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1.75 और 1.75 फिर से किस में आ गए? पैरेलल में जुड़ गए, तो 1.75 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.75 का हाफ होता है 0.875, ठीक है, 0.875। और यहां से जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा, तो 1 ओम इसके साथ अटैच हो जाएगा, 1 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो फाइनली आंसर आपको मिलेगा 1.875। क्या मिला? 1.875 ओम। तो लास्ट में हमें मिलेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी R इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं 1.875 ओम। और हमें वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाइए, I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1.875। क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई। मैं बिल्कुल 0 से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई आप इसको करोगे तो क्या आएगा? लास्ट में 40/77 आएगा। क्या मिलेगा? 40 आप कर लेना 5 से डिवाइड, तो 40/77। लेकिन क्या हमें ऑप्शन में कहीं 40/77 गिवन है? नहीं गिवन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो ऑप्शन में गिवन होगा ही नहीं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी है। ट्रिक कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? 40 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से हो सकता है। 40 किसका मल्टीपल है? 5 का। तो आप जो डिनोमिनेटर है ना, इसको भी क्लोजेस्ट किसी 5 के मल्टीपल में ले आइए। क्या हो जाएगा? 40/75 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अप्रॉक्स में लाना है, 40/75 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। अब आप इसे डिवाइड कर दो 5 से, 5 8 जा, यहाँ पे 15 जा, तो 8/15 आपको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स में अगर आंसर लाना है आपको, और यहाँ पे गिवन नहीं है ऑप्शन में, तो 8/15 एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ पे गिवन होता 40/77 तो आप उसी को टिक करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। अप्रॉक्स में वैल्यू इसकी 8/15 ही आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 गिव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm when in series, 1 ohm when in parallel the resistances are। क्या गिवन है? 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन कर हम इन्हें करते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm when in series।
सीरीज में कंबाइन करके हमें 4.5 आंसर मिल रहा है और पैरेलल में कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है, 1 ओम मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। सीरीज में सॉल्व करते हो तो क्या मिल रहा है, मैं एक पेज में आपको करके दिखाती हूँ। सीरीज में सॉल्व करते हो तो 4.5 ओम मिल रहा है। इस तरीके से बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे है R1 और R2, इन दोनों को क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 4.5 आएगा। ठीक है, और जब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो 1 मिल रहा है। पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो 1 मिल रहा है। इसका मतलब R1 और R2 इन दोनों को आप पैरेलल में जोड़ दो तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 ओम। आप इन दोनों चीजों को समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस को जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस, तो ये मिल रहा है आंसर। और जब पैरेलल में कर रहे हैं तो मुझे आंसर 1 ओम मिल रहा है। अब आपको सीधे सीधे बताना है R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, R1 और R2 की वैल्यू। ये क्वेश्चन डायरेक्टली किससे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप बचपन से करते हुए आ रहे होंगे क्लासेस, छोटी क्लासेस में। R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, यहां से 4.5 है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, R2 इक्वल टू 4.5 अपॉन R1, ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, यहां से क्या है, इस पूरे को सॉल्व करके आया, क्योंकि मुझे गिवन है कि R1 प्लस R2 कितना है, 4.5, तो मैंने यहाँ पे रख दी वैल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो R2 की, यहां से क्या आएगा, 4.5 अपॉन R1 इक्वल टू 4.5। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 से, तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस 4.5 इक्वल टू 4.5 R1। इस क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व इजीली कर ही लोगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो, R1 स्क्वायर माइनस 4.5 R1 प्लस 4.5 इक्वल टू 0। डेसिमल है तो कोई बात नहीं, हटा देते हैं डेसिमल। 10 R1 स्क्वायर माइनस 45 R1 प्लस 45 इक्वल टू 0। क्या करना है, अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। 10 मल्टीप्लाई 45 करते हैं ना, A इंटू सी, क्या आ जाएगा, 450। फैक्टर कर दो आप इसके 5, फिर यहां से क्या आ जाएगा, 45, फिर किससे होगा, सॉरी, यहां से आप फैक्टर करोगे इसके, यहां पे क्या आएगा, 5 1 जा, और यहां से आपको 18 मिलेगा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, इस तरीके से फैक्टर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, 3 2 जा, 1 मिनट, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ऐसे ही 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहां से 30 और 15 मिल रहे हैं। 10 R1 स्क्वायर माइनस 30 R1 माइनस 15 R1 प्लस 45 इक्वल टू 0। सिंपल, जैसे आप लोग फैक्टर करते हो, आप फैक्टराइजेशन ही कर रहे हो आप इसमें, R1 और R2 फाइंड आउट करने के लिए। कॉमन ले लेते हैं, 10 R1, तो अंदर बचा R1 माइनस 3, और यहां से अगर आप कॉमन ले लोगे, इधर से आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 15 को आप कॉमन ले लो, माइनस 15, तो यहां बचा R1 माइनस 3। ठीक है, तो R1 माइनस 3, 10 R1 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो R1 की वैल्यू मिली 3, और यहां से R1 क्या लिख सकते हो आप, 15 अपॉन 10, दैट इज R1 इक्वल टू 1.5 ओम। इसमें दो आंसर आ रहे हैं, 3 और 1.5 ओम। अब R2 क्या होगा, R2 और R1 में क्या रिलेशन है, R2 इक्वल टू
4.5 अपॉन R1, तो R2 इक्वल टू 4.5। अगर आप 3 ओम रखते हो तो यहाँ पे 3 रख लो, तो क्या मिलेगा 1.5 ओम। और अगर यहाँ से R2 आप निकालते हो, R1 की जगह अगर आप 1.5 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 ओम। तो इसका मतलब ऐसे दो कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो होगा 3 ओम 1.5 ओम, जिनको सीरीज में रखने पे क्या आता है 4.5 और पैरेलल में रखने में 1 मिलता है, या क्या होगा वाइस वर्सा, या 1.5 या 3 ओम। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाए वो वाला राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा वाला सही है। ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए क्या मिल रहा है, 2 ओम 2.5 बिल्कुल गलत, 1 ओम 3.5 बिल्कुल गलत, 1.5 ओम 3 ओम, ये वाला ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट है। यही हमारा आंसर आ रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो 28 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। जो ये सर्किट गिवन है इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपने क्या सोच लेना है, अगर इस तरीके से गिवन है, खैर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी, 12 ओम 12 और ओम और 12 ओम, ऐसे क्वेश्चन में सीधे आपने इन तीनों को पैरेलल में ले लेना है। पैरेलल में तीनों सेम है तो 12/3, तो 12/3 इसका आंसर मैं सीधे क्या टिक कर दूंगी 4 ओम। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करोगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि इसका आंसर 4 ओम है। दूसरा तरीका देखिए क्या, यहाँ पे कितने टर्मिनल, यहाँ पे कितने नोड है 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आप बना दीजिए इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नोड मैंने बना दिए। अब इनको नाम दे दो, ए इसको दे दो, बी नाम इसको, सी इसे डी, ठीक है। तो ए और सी और डी के बीच में, पहले तो ए बी सी डी मैं भी लिख देती हूँ इसमें, ए बी सी और डी। तो सी और डी के बीच में कितना है 12 है, सी और डी के बीच में कितना मिल गया 12 ओम, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए किसके बीच में, ए और सी के बीच में कितना है, ए और सी के बीच में अभी कितना है 12 ओम। ऐसे ही सी और डी के बीच में, सी और डी पता चल गया, डी और बी के बीच में कितना है, डी और बी के बीच में कितना है 12 ओम, ठीक है। बाकी में कुछ नहीं है ना, बाकी को आप ऐसे ही छोड़ दो, बाकियों को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो ये इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बैटरी गिवन है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें तो अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो एक तरीके से ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में है, अभी तीनों रेजिस्टेंस 12 ओम 12 ओम और 12 ओम। इसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं ना, व्हीट स्टोन, खैर उसकी कंडीशंस अलग है कि ये कब 0 होगा वो कब 0 होगा, वहां पे नहीं जाना है। अब ये देखिए 12 ओम, ये वाला 12 ओम और ये वाला 12 ओम, तीनों की तीनों किस में आ गए पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आप सीधे क्या कर दोगे 12/3 4 ओम। तो यहां से आंसर क्या मिल गया 4 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 12 ओम का यहाँ पे 4 ओम। आप लेकिन मेरी आपको सलाह यही रहेगी, आप 4 ये नोड ड्रॉ करोगे एग्जाम में, फिर आप ये बनाओगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। आप सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहां से करंट जाएगी, करंट इधर से जाएगी, क्यों, यहां से तो शॉर्ट पाथ है और यहाँ से क्या है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ नहीं जाके करंट सीधे यहाँ आएगी। अब करंट यहाँ पे आने के बाद इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब 12 ओम और 12 ओम दोनों किसमें हो गए पैरेलल में हो गए। इसके बाद करंट जाएगी इधर, ये भी शॉर्ट पाथ है। अब यहां से जाने के बाद फिर से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, देखो करंट जा रही है ऐसे, तो 12 ओम में डिवाइड हो जाएगी, शॉर्ट पाथ से जाएगी, यहां से नहीं जाएगी। फिर करंट इधर से आई तो इधर जाएगी, फिर इधर से सी वाले पॉइंट पे फिर से टर्मिनेट हो रही है 12 ओम 12। तो इसका मतलब ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो वैसे भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा 4 ओम मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना काफी, थैंक यू और सब्सक्राइब माई चैनल।